क्या आपने कभी गौर किया है कि एक साल आपके खेत में टमाटर की फसल एकदम शानदार होती है, लेकिन अगले ही साल उसी जगह पर वे मुरझा जाते हैं और बीमार पड़ने लगते हैं? या फिर गाजर अचानक छोटी और टेढ़ी मेढ़ी निकलने लगती है, जबकि आपने सब कुछ पहले जैसा ही किया था? इसमें आपकी या खराब बीजों की कोई गलती नहीं है। असल में आपकी जमीन बस थक गई है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो दुनिया जितनी पुरानी है, लेकिन खेती के लिए बेहद जरूरी है: फसल चक्र। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 5 ऐसे आसान लेकिन बहुत जरूरी नियम जानेंगे जो आपके खेत या बगीचे को एक आत्मनिर्भर व्यवस्था में बदल देंगे, जो घड़ी की सुई की तरह सुचारू रूप से चलेगी। इसमें कोई जटिल कृषि विज्ञान नहीं है, बस भरपूर पैदावार के लिए आसान और समझने लायक सलाह है। आइए कल्पना करें कि आपके खेत की मिट्टी एक बैंक खाते की तरह है। आप जो भी पौधा लगाते हैं, वह इस खाते से कुछ खास पोषक तत्वों का उपयोग करता है। अगर आप साल दर साल एक ही तरह की फसल लगाते रहते हैं, तो आप एक ही तरह के पैसे निकालते रहते हैं। नतीजतन खाता खाली हो जाता है और जमीन की उपजाऊ शक्ति कम होती जाती है। फसल चक्र आपके खेत के लिए आपकी वित्तीय योजना है। यह आपको न केवल समझदारी से खर्च करने में मदद करता है, बल्कि पोषक तत्वों के भंडार को फिर से भरने का भी मौका देता है, जिससे हर साल आपकी जमीन और बेहतर होती जाती है। तो आइए नियम नंबर 1 से शुरुआत करें। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण और समझने में सबसे आसान नियम है। ये इस प्रकार है: कभी भी एक ही परिवार के पौधों को एक के बाद एक न लगाएं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पौधों के भी इंसानों की तरह अपने परिवार या चाहे तो अपने कबीले होते हैं, और एक ही परिवार के सभी सदस्यों में कुछ कमजोरियां सामान्य होती हैं, जैसे कि उन पर लगने वाली बीमारियां और कीट भी सामान्य होते हैं। कल्पना कीजिए, आप उनके लिए एक ऐसा बुफे खोल रहे हैं जो साल दर साल बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। आइए सबसे स्पष्ट उदाहरण लेते हैं: सोलानेसी, सोलानाखे या बैंगन परिवार। इसमें हमारे पसंदीदा टमाटर, आलू, बैंगन और मिर्च शामिल हैं। इस पूरे परिवार के कुछ सामान्य और भयंकर दुश्मन होते हैं। उदाहरण के लिए फाइटोफ्थोरा, फाइटोफ्थोरा रोग। इस फंगस के बीजाणु मिट्टी और पौधों के अवशेषों में अच्छी तरह से सर्दियों में पड़े रहते हैं। यदि आपने इस साल फाइटोफ्थोरा से प्रभावित आलू की फसल काटी और अगले साल उसी जगह पर टमाटर लगाए, तो आप सचमुच बीमारी के लिए लाल कालीन बिछा रहे हैं। यही बात कोलोराडो आलू बीटल, कोलोराडो पोटैटो बीटल पर भी लागू होती है। इसे आलू बहुत पसंद है, लेकिन यह बैंगन से भी परहेज नहीं करता। इन्हें एक के बाद एक लगाने से आप बीटल को निरंतर भोजन उपलब्ध कराते हैं। या एक और उदाहरण लें: क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरे या गोभी परिवार। इसमें पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, शलजम, डाइकॉन और अरुगुला जैसी सभी प्रकार की गोभी शामिल है। उनकी सामान्य समस्या क्लब रूट नामक बीमारी है, जो जड़ों को प्रभावित करती है। और क्रूसीफर फ्ली बीटल नामक कीट है, जो युवा पत्तियों को खा जाता है। यदि उस क्यारी में जहां गोभी उगी थी, अगले मौसम में मूली बो दी जाए, तो आपको बड़ी संभावना है कि उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कीट और रोग फैलाने वाले जीव बस जमीन में सर्दियों को बिताएंगे और खुशी खुशी अपने करीबी रिश्तेदार पर टूट पड़ेंगे। इस नियम का अर्थ है इस दुष्चक्र को तोड़ना। जब कीट को अपनी पसंदीदा भोजन की जगह कुछ बिल्कुल अलग, किसी दूसरे परिवार का पौधा मिलता है, तो उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। उसकी आबादी तेजी से कम हो जाती है। बीमारियों के साथ भी यही होता है। उनके बीजाणुओं को विकसित होने के लिए कोई मेजबान नहीं मिलता। इसलिए याद रखें, हमेशा पता करें कि कौन सी फसल किस परिवार से संबंधित है, और कम से कम 3-4 साल तक रिश्तेदारों को एक ही क्यारी में न लगाए। ये आपके बगीचे के लिए एक साधारण स्वच्छता है। अब दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। यह बहुत आसान है और इसे याद रखना भी आसान है। ऊपरी फसलों और जड़ वाली फसलों को बदल बदल कर लगाएं। ये बच्चों की किसी कविता जैसा लग सकता है, लेकिन इस सादगी के पीछे गहरी कृषि बुद्धिमत्ता छिपी है। तो व्यवहार में इसका क्या मतलब है? ऊपरी फसलें वे सभी पौधे हैं जो हमें जमीन के ऊपर फल या सब्जियां देते हैं।
इनमें टमाटर, खीरा, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, तोरी और सलाद जैसी सब्जियां शामिल हैं। इनकी जड़ प्रणाली आमतौर पर बहुत गहरी नहीं जाती, बल्कि मिट्टी की ऊपरी सबसे उपजाऊ परत में लगभग 20-30 सेंटीमीटर की गहराई तक फैलती है। वे यहीं से ज्यादातर पोषक तत्व खींचती हैं और जड़ वाली फसलें, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, वे जड़ वाली सब्जियां हैं, जैसे गाजर, चुकंदर, मूली। उनका मुख्य लक्ष्य है जितना हो सके उतना गहरा जाना। अपनी लंबी मजबूत जड़ों से वे इतनी गहराई से पानी और पोषक तत्व निकालने में सक्षम होते हैं जहां ज्यादातर ऊपरी फसलों की जड़ें नहीं पहुंच पाती। अब इस बात को समझते हैं। कल्पना कीजिए कि पिछले साल आपकी क्यारी में पत्ता गोभी उगी थी। उसने जमीन की ऊपरी परत से बहुत सारे पोषक तत्व खींच लिए और मिट्टी थोड़ी थक गई। अगर आप फिर से वहां कोई ऊपरी फसल जैसे तोरी लगाते हैं, तो वे उन्हीं पहले से कम हुए संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। लेकिन क्या हो अगर हम अपने नियम का पालन करें? पत्ता गोभी की जगह हम गाजर या चुकंदर लगाएं। ये पौधे अपनी जड़ पंप के जरिए गहराई से पोषक तत्व खींचना शुरू कर देंगे, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत को आराम करने और फिर से तरोताजा होने का मौका मिलेगा। इससे भी बढ़कर फसल कटने के बाद मिट्टी में जड़ों के बने चैनल, रास्ते रह जाएंगे, जो मिट्टी को अधिक भुरभुरा बनाएंगे और हवा व नमी की पहुंच बेहतर करेंगे। इस तरह आपको न केवल फसल मिलती है, बल्कि आप अपनी जमीन की बनावट में भी सुधार करते हैं। यह प्रकृति के साथ एक दो तरफा फायदे का सौदा है। बहुत अच्छे, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे नियम को हम अपनी जमीन के लिए स्पा उपचार कह सकते हैं। आज हम बात करेंगे सिडरेट की, जिन्हें हरी खाद भी कहा जाता है। अगर आपने अभी तक इनका इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप सचमुच बहुत कुछ गंवा रहे थे। ये क्या होते हैं? सिडरेट ऐसे खास पौधे होते हैं जिन्हें हम फसल लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी को पोषण देने और उसे स्वस्थ रखने के लिए बोते हैं। इनमें सबसे आम है सरसों, फैसीलिया, जई, राई और तिपतिया घास, क्लोवर। तरीका बहुत आसान है। आप इन्हें खाली हुई क्यारी में बोते हैं, उन्हें फूल आने से ठीक पहले तक बढ़ने देते हैं और फिर काट कर मिट्टी में अच्छी तरह मिला देते हैं। बस इसी पल असली जादू शुरू होता है। सबसे पहले ये मुफ्त और सबसे बेहतरीन जैविक खाद है। सिडरेट की हरी पत्तियां और तने जब मिट्टी में विघटित होते हैं, तो ह्यूमस में बदल जाते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता का आधार है। ये ऐसा ही है जैसे आप अपनी क्यारी में कई बाल्टी अच्छी कंपोस्ट खाद डाल रहे हों। मिट्टी भुरभुरी, सजीव और पोषक तत्वों से भरपूर हो जाती है। दूसरे, कुछ सिडरेट मिट्टी के असली डॉक्टर होते हैं। उदाहरण के लिए, सरसों मिट्टी में ऐसे पदार्थ छोड़ती है जो फाइटोफ्थोरा और स्कैब जैसे रोगों को बढ़ने से रोकते हैं और वायरवॉर्म जैसे हानिकारक कीटों को दूर भगाते हैं। राई अपनी मजबूत जड़ों से खरपतवारों की वृद्धि को दबाती है। यह बिना किसी रसायन के क्यारियों का प्राकृतिक कीटाणुशोधन है। तीसरे, कुछ सिडरेट पोषक होते हैं। ये दलहनी फसलें हैं, जैसे तिपतिया घास, विछा और मटर। इनकी जड़ों पर खास बैक्टीरिया रहते हैं जो एक कमाल का काम करते हैं। वे हवा से सीधे नाइट्रोजन सोखते हैं और उसे मिट्टी में इकट्ठा करते हैं। नाइट्रोजन किसी भी पौधे के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। दलहनी सिडरेट बोकर आप असल में अपनी जमीन को सबसे महंगे और जरूरी पोषक तत्व से मुफ्त में खाद देते हैं। सिडरेट को अपनी बागवानी योजना में शामिल करना कोई अतिरिक्त बोझ नहीं है। ये जमीन को वह सब कुछ लौटाने का सबसे बेहतरीन और कारगर तरीका है जो उसने आपको फसल के रूप में दिया, बल्कि उससे भी बढ़कर यह उसके स्वास्थ्य और आपकी आने वाली भरपूर फसल के लिए एक निवेश है। तो हम अपने चौथे नियम पर आ गए हैं और यह हमारे पौधों की खुराक से संबंधित है। हाँ, सब्जियां भी इंसानों की तरह ही होती है। कुछ तो बहुत खर्चीली होती है और कुछ खाने में काफी संयमित। इसे समझकर हम अपने बगीचे के लिए एक बेहतर पोषण योजना बना सकते हैं। आइए सभी फसलों को 3 समूहों में बांटते हैं। पहला समूह है बहुत अधिक पोषक तत्व चाहने वाले या अत्यधिक खुराक वाले पौधे। ये सबसे ज्यादा मांग करने वाले होते हैं। इनमें लगभग सभी प्रकार की पत्ता गोभी,
कद्दू, तोरी, खीरा, आलू, टमाटर और शिमला मिर्च शामिल हैं। अच्छी उपज देने के लिए इन्हें बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों, खासकर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ये मिट्टी से सचमुच सारे पोषक तत्व खींच लेते हैं और उसे बाद में काफी कमजोर छोड़ जाते हैं। दूसरा समूह है मध्यम खुराक वाले। ये भी खाना पसंद करते हैं, लेकिन इनकी जरूरतें थोड़ी कम होती हैं। इसमें गाजर और चुकंदर जैसी जड़ वाली सब्जियां, साथ ही प्याज और लहसुन शामिल हैं। ये मिट्टी को पहले समूह जितनी बुरी तरह से कमजोर नहीं करते। और तीसरा, हमारे लिए सबसे उपयोगी समूह है कम खुराक लेने वाले और मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले। ये सभी फलियां हैं, मटर, सेम और दालें। जैसा कि हमने पहले ही बताया है, ये न केवल कम लेते हैं, बल्कि खुद ही मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करते हैं, जिससे भविष्य की बुवाई के लिए एक सच्चा खजाना छोड़ जाते हैं। अब फसल चक्र का तर्क बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण नियम, बहुत अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसलों को एक ही जगह पर लगातार 2 बार कभी न लगाए। यह मिट्टी के पूरी तरह से कमजोर होने का सबसे तेज रास्ता है। आदर्श स्थिति कुछ इस तरह दिखती है। पहले साल आप सबसे ज्यादा मांग करने वाली फसलें लगाते हैं और क्यारी को खाद से अच्छी तरह तैयार करते हैं। दूसरे साल उस जगह पर मध्यम खुराक वाली फसलें या इससे भी बेहतर फलियां लगाई जाती है। और फलियों के बाद आराम की हुई और नाइट्रोजन से समृद्ध मिट्टी पर आप फिर से अपनी अत्यधिक खुराक वाली फसलों को लगा सकते हैं। ऐसा बदलाव मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और उसे पोषक तत्वों की कमी से भूखा नहीं होने देता। और अंत में पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण नियम, जो आपकी पिछली सभी सलाहों को एक प्रभावी व्यवस्था में ढालने में मदद करेगा। यह नियम है, अगले कुछ सालों के लिए एक सरल योजना बनाएं। घबराइए मत, आपको कोई जटिल नक्शे या कृषि संबंधी पेचीदा सारणियां बनाने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ कहीं ज्यादा आसान है। मुख्य विचार यह है कि आप अव्यवस्थित ढंग से काम करना बंद करें और व्यवस्थित तरीके से सोचना शुरू करें। इसका सबसे सरल तरीका यह है कि आप अपने बगीचे को 3 या 4 काल्पनिक जोन या क्यारियों में बांट लें और बस हर साल फसलों के समूहों को एक चक्कर की तरह, जैसे कोई हिंडोला घूमता है, घुमाते रहे। आइए कल्पना करें कि हमारे पास 4 जोन हैं। इस साल पहले जोन में हम उन पौधों को लगाएंगे जिन्हें सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती है। हमारे सबसे भूखे मेहमान, पत्ता गोभी, कद्दू और खीरे। इनके लिए क्यारी को हम अच्छी तरह से जैविक खाद से उपजाऊ बनाएंगे। दूसरे जोन में हम कंदमूल वाली सब्जियां लगाएंगे, गाजर, चुकंदर, मूली और इनके साथ प्याज और लहसुन। ये वो पौधे हैं जिनकी पोषक तत्वों की जरूरत मध्यम होती है। तीसरे जोन में हमारे पास आलू, टमाटर और मिर्च जैसे सोलानेसी परिवार के पौधे होंगे। ये भी काफी पोषक तत्व मांगते हैं, लेकिन चूंकि इनकी बीमारियां अलग तरह की होती हैं, इसलिए इन्हें एक अलग समूह में उगाना बेहतर है। चौथा जोन हमारी जमीन के लिए आराम और पोषण का क्षेत्र होगा। यहाँ हम फलियां उगाएंगे, जैसे मटर और फलियां, साथ ही कोई भी हरी पत्तेदार सब्जी। यह समूह मिट्टी को आराम देगा और उसकी उर्वरता को वापस लाएगा। और अगले साल क्या? ये बेहद आसान है। हम बस सभी समूहों को घड़ी की दिशा में एक एक स्थान आगे बढ़ा देते हैं। यानी भूखे पौधों की जगह कंदमूल आ जाएंगे, कंदमूल की जगह सोलानेसी के पौधे, सोलानेसी की जगह मिट्टी को पोषण देने वाली फलियां आ जाएंगी। और इस तरह फलियों से आराम और पोषण पाकर तैयार हुई जमीन पर फिर से हमारे सबसे ज्यादा पोषक तत्व मांगने वाले पौधे वापस आ जाएंगे। 4 साल का यह सरल चक्र एक स्वस्थ बगीचे की नींव है। ये अपने आप पौधों के कुलों के बदलाव, जमीन के ऊपर और नीचे उगने वाली फसलों के रोटेशन और पौधों की पोषण संबंधी सभी जरूरतों का ध्यान रखता है। यह आपकी अपनी समझने में आसान और सफलता का सीधा और आसान रास्ता है। और अब हम आते हैं सबसे अहम बात पर, फसल चक्र के असली जादू पर। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह बस ज्यादा उपज पाने का एक तरीका है, लेकिन असल में यह इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जब आप इन नियमों का पालन करते हैं, तो आप सिर्फ पौधों की जगह नहीं बदलते,
आप अपने पैरों के नीचे की अदृश्य दुनिया के जीवन में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करते हैं। आप बिना किसी रसायन के कीटों और बीमारियों के जीवन चक्र को बाधित करते हैं। आप कोलोराडो बीटल को उसी जगह अपने पसंदीदा आलू नहीं ढूंढने देते। आप फाइटोफथोरा को मिट्टी में अपने बीजाणु जमा नहीं करने देते। आप सिर्फ एक बागवान नहीं, बल्कि अपनी जमीन के सच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, जो गंभीर बीमारियों का इलाज करने की बजाय उनकी रोकथाम करते हैं। मिट्टी अब सिर्फ एक बेजान आधार नहीं रहती, वह एक जीवित, स्वस्थ जीव बन जाती है, जो आपके साथ मिलकर काम करती है। और यही है वह निर्णायक मोड़। आप प्रकृति से लड़ने की बजाय उसके साथ सहयोग करना शुरू करते हैं। कुल मिलाकर फसल चक्र उबाऊ नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि लगातार उच्च उपज प्राप्त करने का एक स्मार्ट और सुरुचिपूर्ण तरीका है, जो आपकी जमीन को साल दर साल स्वस्थ बनाता है। यह आपके बाग के भविष्य में एक निवेश है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये आसान नियम आपके लिए उपयोगी रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप नए सुझावों से न चूकें। अब आपके लिए एक सवाल। अपनी क्यारियों में फसल चक्र के आपके क्या रहस्य हैं? या शायद आप किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा। इसके बारे में टिप्पणियों, कमेंट्स में लिखें। आइए मिलकर चर्चा करें।